तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के गोधूली के अध्याय 2, ठीक है बच्चों, अध्याय 2 जो कि विष के दांत है, उसके हम सभी प्रश्न उत्तर को लगाने वाले हैं। इस अध्याय में, अध्याय 2 में जितने भी प्रश्न उत्तर है, मैं सभी के सभी प्रश्न को जो है कि आप लोगों को एक्सप्लेन के जरिए समझाऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, पहले सभी के सभी प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो विष के दांत का पहला प्रश्न है हम लोगों का कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। यानी कि ये जो कहानी का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक का मतलब हुआ बच्चों कहानी का नाम। कहानी का नाम क्या है इस पाठ में? तो विष का दांत है। तो विष के दांत जो ये शीर्षक है, उसका जो है ना, बोला है कि सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसकी सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को कहा गया है। तो आइए हम लोग उसकी सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। है कि विष के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीट कर जब दो दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। बोलिए, इस यही हुआ था कि नहीं बच्चों? कहानी में क्या हुआ था? जो कासू था वो एक धनी वर्ग का था और मदन एक क्या था? मदन एक गरीब वर्ग का था। तो दोनों के बीच लट्टू के लेकर जो झगड़ा होता है, तो दोनों में लड़ाई होने लगता है। और मदन क्या करता है बच्चों? ये जो मदन देख रहे हैं, ये मदन मारता है ऐसा उसका मुंह में कि उसका दो दांत टूट जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विष का जो उसके अंदर दांत है, वो दांत टूट गया। हाँ या नहीं बच्चों? विष का जो दांत था उसके अंदर, अहंकारी का, घमंड का जो दांत था वो टूट गया। तो वही यहाँ पर कहा गया है कहानी के शीर्षक। तो कहानी का शीर्षक क्या है? विष के दांत। तो उसी का हमको बोला गया था क्या? सार्थकता को स्पष्ट करे। तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, अच्छा तरीका से वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने कॉपी में उतारिए, और इसी तरह एग्जाम में आप लोगों को लिखना भी है। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले इसके कहानी को जो है कि पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। जाइए प्लेलिस्ट में और जाके चेक कीजिए। अगर अभी तक आपने कहानी को नहीं पढ़ा है तो जाके कहानी पढ़िए, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी प्रश्न उत्तर को लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा तरीका से वो प्रश्न उत्तर को कर पाएंगे और समझ में भी अच्छा खासा आएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने इसके कहानी को नहीं पढ़ा है तो जाके कहानी पढ़िए। इससे पहले बाकी के अध्याय को मैंने समाप्त भी कर दिया है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग, ठीक है, किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्गीकरण करने के लिए कहा गया है। आखिर सेन परिवार में जो 5 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम था कासू, उन दोनों का जो पालन पोषण का तरीका था, ठीक है बच्चों, अलग अलग था। और ये वहां पर लिंग आधारित भेदभाव हो रहा था। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि जो लड़की थी वहां पर, उसके साथ जो है कि पूरा डिसिप्लिन वाला रूल था, बट लड़का के साथ कोई रूल नहीं था, इसीलिए वहां पर लिंग भेदभाव हो रहा था। तो इसी को जो है कि स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो आइए हम लोग स्पष्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बताया है वे सचमुच ही अभिशप्त है। क्या है वो? सचमुच ही क्या है बच्चों? अधिशप्त है, जो हमारे नलिन विलोचन शर्मा बताए हैं। बच्चे और बच्चियों के बीच का जो दोनों के बीच भेदभाव है। आगे देखिए है कि सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते हैं। सेन साहब की जो 5 बेटियां हैं उसको शिक्षा देना उचित नहीं समझते हैं, तथा बेटियों को हंसने का भी इजाजत नहीं है। देखिए, हंसने का आजादी नहीं है, वो हंसती भी है तो केवल मुस्कुराती है हल्का हल्का। और बेटे के नटखटपन को, ठीक है, उसका बेटा जो मन में आता है वो करता है। उसका बेटा जो है नटखटपन के रूप को इंजीनियर का स्वरूप देखता है उसके पिताजी। देखिए, बेटी को पूरा शांत करके रखा गया है
और उसको कोई भी काम करने के लिए जो है कि नहीं कहा गया है, पूरा शांत स्वभाव में रहना है। लेकिन बेटा अगर कुछ भी कर दे, सामान फोड़ दे, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दे, तो उसमें उसका जो है कि इंजीनियर वाला रूप को देखता है इसके पिताजी। सोचिए, जो कि आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि बेटा हो या बेटी सबके साथ समान भेदभाव करनी चाहिए हम सभी को, ठीक है। जो कि इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीखें और आप लोग भी सीखें। इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपका बेटा हो या बेटी हो, भाई हो या बहन हो, सबके साथ एक समान जो है कि भाव रखनी चाहिए। ये नहीं कि सबके साथ अलग अलग भाव रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने। इसको भी एक काम कीजिए, इसको लिखिए तो पहले जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए वीडियो रोक के, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है, यहाँ देखिए है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था बच्चों। तो इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा खोखा ध्रुव ललित, ध्रुव ललित का मतलब होता है बच्चों ज्यादा प्यार स्वभाव, ज्यादा अगर किसी को प्यार करते तो बिगड़ नहीं जाता है, ठीक है, ज्यादा अगर उसको प्यार कीजिएगा तो वो बिगड़ जाएगा, उसी को ध्रुव ललित कहते हैं। इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा ध्रुव ललित स्वभाव के मामले में अपवाद है, ठीक है। ध्रुव ललित स्वभाव के मामले में क्या है, अपवाद है। वह बात बात में अपनी बहनों पर जो है कि हाथ उठा देता है, उठाता है ना, आप लोग को मैंने कहानी में पढ़ाया था। बात बात पर अपने बहनों पर हाथ उठा देता है, गांव के और जो है कि नगर के बच्चे पर भी हाथ उठा देता है, अपने ड्राइवर को मारने लगता है। हाँ या नहीं बच्चों, वही है यहाँ। बच्चों को तथा आहत के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे को भी अपने रोब में रखना पसंद करता है, और वो क्या चाहता है कि जितना भी आसपास का बच्चा है वो मेरे अंदर रहे। ऐसा कौन चाहता है, खोखा चाहता है, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद है, ठीक है। तो आपको यही एग्जाम में लिखना है, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो इसको नोट कीजिए। आइए 4 नंबर देखिए क्या कहा गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, सेन दाम्पत्य खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी जो है कि शिक्षा तय की है, ठीक है। यानी कि खोखा के लिए जो है कि कौन सा शिक्षा उसके पिताजी ने तय किए हैं। तो देखिए यहाँ पर है, देखते हैं उसके पिताजी ने कौन सा शिक्षा तय किया है अपने लड़का के लिए। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने सेन दाम्पत्य खोखा में इंजीनियर का संभावनाएं देखा करता था। देखिए उनके पिताजी जो हैं, अगर उसका बेटा कोई भी सामान फोड़ दे, गाड़ी फोड़ दे, तो उसमें जो है ना अपना इंजीनियर का रूप देखता है, ठीक है। और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था, जैसे कि बढ़ई गिरी और अन्य सामान को तोड़ फोड़ कर उसे खोल कर सही करना उसके लिए शिक्षा, जो कि उचित शिक्षा उसके पिताजी समझे। समझिए इसको, उसके पिताजी उस क्या किए हैं, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, डायरेक्ट क्या किया, जो उसके कंपनी में, उसका फैक्ट्री में एक बढ़ई काम करता था, बढ़ई को बोला कि आप रोज आइएगा 2 घंटा के लिए मेरे बेटे को जो कि आप ठोक ठाक सिखाइएगा। तो अगर उसका बेटा अगर ठोक ठाक करता या कोई भी बदमाशी करके कोई सामान तोड़ देता, तो उसके पिताजी कहते कि वाह मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, देखो अभी से ही उसमें कितना रुचि है, हर एक सामान को खोल कर देखने की इच्छा है, जो कि कहीं से बच्चों सही नहीं है, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए। आइए अब आगे हम लोग का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि हमको हर एक पंक्ति का जो कि व्याख्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, व्याख्या करने में है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां इसलिए कहा गया है सेन साहब के माध्यम से, और उसके सेन साहब और सेन साहिबा के माध्यम से कठपुतलियां इसलिए कहा गया है लड़कियां को, क्योंकि वह अपने लड़कियों को इस तरह से ट्रेंड किया है कि जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगी, इधर उधर बदमाशी उदमाशी कुछ नहीं, पूरा डिसिप्लिन के साथ, इसीलिए उसको कठपुतलियां कह दिया है, ठीक है। तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। देखिए उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में हम सभी, ठीक है। चलिए प्रस्तुत प्रस्तुत सार ग्रभित प्रस्तुत सार ग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक
गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। यानी कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है, तो विष के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब की बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया। ठीक है, सेन साहब जो है अपने बेटियों को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया। उन्हें हंसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हंसने की इजाजत नहीं थी, हंसती थी, माने केवल चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी, लेकिन वो जो हा हा करके जो ना हंसते हैं वैसे हंसने की आज़ादी नहीं थी। ये सिर्फ शाम के समय ही खेला करती थी, बाकी समय घर में। इन सब गुणों को देखकर उनके माता पिता इस बात पर गर्व करते हैं कि लड़कियां क्या है, तो लड़कियां एक कठपुतली है। समझे बच्चे, लड़कियां क्या है, तो एक कठपुतलियां है। क्यों? क्योंकि सेन साहब और सेन साहिबा जो थी उन्होंने अपने बेटियों को इस तरह से उसको तामील, इस तरह से उसको शिक्षा दी थी, ठीक है, कि वो कभी भी कोई वैसा काम नहीं करती थी जिससे कि जो कि उसको नुकसान हो। वो केवल घर में रहती थी, आपस में ही बातचीत करती थी, ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, चुपचाप काम से ही काम रखती थी और हल्का फल्का जो है कि हंसती थी। ठीक है, और गांव में जो है कि शाम के समय वो जाके वो खेला करती थी। ऐसा नहीं कि वो भर भर दिन खेला, ऐसा। ठीक है, पूरा डिसिप्लिन वाला सिस्टम उसको सिखा के एक कठपुतलियां का आकार दे दी थी। इसीलिए लड़कियां क्या है, तो क्या है, कठपुतलियां है। ठीक है, इसको भी लिखिए आप लोग। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न, खोखा के द्रुललित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल लिया था। क्यों बदल लिया था, बोलिए। उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धत की गई है। ठीक है, उद्धत की गई है, जिसके कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, सभ्य और क्या है, अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, क्योंकि उसका पिताजी भी पैसे पर बहुत घमंड करते थे, इसीलिए उसको ऐसा कहा गया, बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान कहा गया यहाँ पर। ठीक है, जिसे अधिक लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया गया है, उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए जो कि सिद्धांतों को भी बदल देती है। ठीक है, उसके सिद्धांतों को भी क्या करता है, बदल देता है। क्यों? देखिए, उसका खोखा जो था वो आप लोग को पता ही है कि वो स्वभाव में कैसा था, थोड़ा बदमाश टाइप का था, हमेशा सामान तोड़ दिया करता था। तो कोई भी काम करता था ना, वो कोई भी काम करता था, कौन कौन कोई भी काम करता था, जब खोखा कोई भी काम करता था तो क्या होता था, हाँ, वो हर एक समय सामान को तोड़ देता था। तो उसके पिताजी, अब देखिए अपना बेटा को तो मारेगा नहीं ना, इसीलिए वो अपना नियम को ही बदल लिया, सोचा कि जो मेरा बेटा करेगा वही हम करने देंगे। ठीक है, और उसको लाड़ प्यार से बहुत बिगाड़ा, सामान तोड़ता था तो कहता था इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा। ठीक है, सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ग नंबर का प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, इसको जो है कि स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्रस्तुत जो है कि सारग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। अगर बच्चों आप इस तरह से अगर बना के लिखिएगा ना, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि कौन सा ये पंक्ति है और कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखित है। इसीलिए मैं बार बार ये सब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्ति सब जब डालते हैं ना, तो किसी को भी समझ में आ जाता है, कोई भी एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके
हमें यह बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, हतोत्साहित करते हैं। मदन सेन मदन सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, ऐसे ही बच्चे अभी से संभालो। ठीक है, ऐसे बच्चों को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। देखिए, केवल सेन साहब का कार को छू दिया तो इसी में उसका जो है कि उसकी मम्मी को बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते। क्या आप ही बताइए बच्चों कि किसी का कोई सामान छू देने से क्या वो चोर और डाकू बन जाएगा? हो सकता है आपका गाड़ी उसको अच्छा लगा हो, इसीलिए वो छूना चाहा हो, फिर भी उसको जो कि प्रताड़ित करते रहता है। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर। इसको आप लोग नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये हंस कौवा वाला है। ठीक है, मैं पहले ही बोल दूं कि हंस किसको कहा गया? प्रस्तुत पाठ। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में हंस किसे कहा गया है? अगर इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या कीजिएगा? प्रस्तुत पाठ में हंस किसे कहा गया है, तो आपको जवाब देना होगा हंस कहा गया है कासू को, क्योंकि वो अमीर है। ठीक है, अमीर घराने का है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? हंस कहा गया है। और कौवा किसे कहा गया है? तो मदन को कहा गया है, जो किसका बेटा था? गिरधर लाल का। बिल्कुल बच्चों। तो हंस और कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कौन ललक गया? देखिए, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। दोनों के बीच जब लड़ाई हो गया ना, लट्टू के खेल के समय, हंस और कौवा के बीच देखे नहीं थे कैसे जो है कि एक दूसरे पर टूट पड़ा था। वहां पर लेखक ये भी कहते हैं कि जो है कि मकान का पिल्ला, यानी कि वो जो है कि वो बड़े घर का है ना, तो बड़े घर का पिल्ला और गली का जो है कि स्ट्रीट डॉग जो होता है, गली का कुत्ता, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया था। वही यहाँ पर भी हंस और कौवे की जमात में शामिल होने के ललक गया, इसको बोला है स्पष्ट करने। तो आइए, फिर वही चीज है। प्रस्तुत सारग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए, यानी लट्टू खेलने देखिए यहाँ, हाँ, लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिसे लेखक महोदय ने कहा कि हंस और कौवे की जामत में आने के लिए ललक गया। यानी जो हंस है वो कौवे की भीड़ में आने के लिए ललक गया। और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रौब दिखाना चाहा। यानी कि जो कासू है वो हमेशा की तरह जो है कि मदन पर अपना जो है कि ताकत दिखाने का प्रयास किया, रौब जमाने का प्रयास किया, जिसके कारण मदन और कासू के बीच झगड़ा हो जाता है और मदन ने कासू के मारता है मुंह में कि उसका 2 दांत तोड़ देता है बच्चों। हाँ, तो यही है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूं ताकि आप लोग नोट कर पाए। लीजिए, नीचे वाला है, इसको यहाँ से नोट कीजिए। अब यहाँ पर नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए ना? नहीं, उसको रोक के नोट करना है, ये ना कि इतना जल्दी नोट हो जाएगा, रोक के नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, है 6 नंबर का कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। यानी कि सेन साहब और उनके जो मित्र आए हुए थे उनके बीच क्या बात हुई और इस पर जो है कि पत्रकार महोदय जी ने क्या उत्तर दिए, इनके बारे में हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उसके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कासू के बारे में मौलिकता के साथ, बहुत ही गर्व के साथ, ठीक है, गर्व के साथ बखान करने लगे कि मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ या फिर बनाने जा रहा हूँ, आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, बनाने जा रहा हूँ या बनाना चाहता हूँ। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, यानी कि आजकल की पढ़ाई लिखाई बेकार है, फिजूल है। मैं अपने कारखाने की बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटे आकर ठोक पीट कर जो कि सिखाने के लिए कहा हूँ। यानी कि ये जो सेन साहब है ये
अपने मित्र को बताते हुए कहते हैं कि आजकल का जो पढ़ाई है वो बेकार की पढ़ाई है, बेफजूल की पढ़ाई है, इसलिए मैं अपने बेटे कासू को अभी से इंजीनियर का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रशिक्षण दे रहा हूँ। इसलिए मेरे फैक्ट्री में जो एक बढ़ई काम करते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरे घर पर 2-1 घंटे के लिए आके मेरे बच्चे को ठोक-ठाक ये सामान को सही करने हुए सामान को खोल-खाल के सही करने के लिए सिखाइए बच्चों। तो देखें हाँ, कैसा इसका सोच है, ठीक है? अ, सिखाने के लिए कहूँ, इससे बच्चों की उँगलियाँ अभी से ही औज़ार से वाकिफ़ हो जाएगी। उसका सोच था सेन साहब की कि जब बचपन से ठोक-ठाक करेगा, तो उसका बेटा को पता चल जाएगा कि कौन सामान प्लास है, कौन पेचकस है, कौन कैंची है। देखिए ऐसा सोच है उसका, ठीक है? इसी पर जो है कि तब पत्रकार मित्र जो है उसका, तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूँ कि जो वो पत्रकार महोदय जी का बेटा है वही, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने। पत्रकार महोदय जी अपने बेटे के बारे में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक जेंटलमैन बने, ताकि एक जेंटलमैन बने, ठीक है? एक अच्छा आदमी बने। जो कुछ बने उसका काम है, जो भी कुछ बने वो उसका काम है। उसको जो बनना है बने, ज़बरदस्ती नहीं कि आप ही के बेटा की तरह इंजीनियर ही बने, ज़बरदस्ती अभी से ठोक-ठाक करना शुरू करवा दिए, नहीं। जो भी बने उसका काम है, उससे पूरी आज़ादी रहेगी। वही पत्रकार महोदय जी कहते हैं कि मेरा बेटा का पूरा आज़ादी रहेगा, जो उसको बनने का है बने, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो बेटा है, पत्रकार महोदय जी का कहना है कि मेरा जो बेटा है वो एक जेंटलमैन ज़रूर बने, ठीक है? आइए देखते हैं आगे 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए। ठीक है बच्चों, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, कहीं पर भी दिक्कत है ना तो कमेंट में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्री में अगर ये सब पीडीएफ वीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है? आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। कहीं पर भी दिक्कत है तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे बात कीजिए, मैं आपको सारा प्रॉब्लम दूर करूंगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मेरा चैनल से बच्चे आप फ्री में सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, और मैं करवा भी रहा हूँ, ठीक है? पूरा तैयारी करवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग केवल पढ़िए। आइए देखते हैं आगे। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, बोलिए तो। मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था ना, धक्का मुक्की हुआ था ना, जो ड्राइवर धकल दिया और उसका घुटना में चोट लगे खून निकलने लगा था मदन का, मैं आपको कहानी पढ़ाया हूँ, जाके पढ़िए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, तो देखिए उत्तर है कि हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर के शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता है, बल्कि मदद पर उसे ठुकरा देता है, देखें। जबकि ड्राइवर को सोचनी चाहिए कि मैं इस लड़के को धक्का नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक मेरे तरह गरीब लड़का है, लेकिन वो अमीर के घर में काम करते करते अपने आप को भी वो अमीर ही पाना जैसा समझना लगता है, और हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप किसी धनी वर्ग के यहाँ करते हैं तो क्या हो जाता है इंसान को पता नहीं, कि वो काम करते करते अपने आप को ही वो धनी समझना शुरू कर देता है, और वो गरीबी को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। मैंने अपने गाँवों में भी देखा है ऐसा कई व्यक्तियों को, जो अमीर के घर में काम करते करते ना, पता है वो अपने आप को ये समझने लगता है कि हम भी अब अमीर ही हैं, जबकि उसको सोचना चाहिए कि वो भी उसी की तरह गरीब है। भले उसके यहाँ 6 घंटा 7 घंटा काम करता है, लेकिन तुम जी तो रहा है वही गरीब वाला जिंदगी ना, उसको ये सोचना चाहिए। और वो अमीरी वाला स्वभाव अपने अंदर लेके गरीबों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, जो कि कहीं से भी बच्चों सही नहीं है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यही बताना चाह रहे हैं कि ड्राइवर को भी सोचनी चाहिए कि वो भी तो एक गरीब है, कैसे वो मदन पर अटैक करके उसको धकेल दिया, घुटना में चोट लग गया बच्चा को। हाँ, चलिए तो आइए आगे देखते हैं, नोट कीजिए इसको भी। आगे है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। आप लोग खुद जान रहे हैं, कहानी जरूर पढ़े होंगे आप लोग। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कासू और मदन के बीच के लड़ाई का मैं सबसे सिंपल कारण बता दूं क्या था, तो वही लट्टू को लेकर झगड़ा था, ठीक है। कासू आता है, कासू आके कहता है कि मैं भी जो है कि लट्टू खेलूंगा, तो वहां पर ये जो है कि मदन खेलने नहीं देता है, दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, दोनों घुसम घुसी चलता है, और वो मार के उसका मुंह से खून निकाल के
खून भी निकाल देता है, उसका 2 दाँत भी तोड़ देता है, ठीक है? तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पर। हिंदी साहित्य के महान नकलवादी लेखक नलिनी विलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल को माना जाता है। किस खेल को माना जाता है? लट्टू का खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं दिया गया था, तो उसे धकेल दिया गया। ठीक है, याद है ना, मदन को जो है कि ड्राइवर गाड़ी नहीं छूने दिया, उसको धकेल दिया था। हाँ, धकेल दिया था। इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लट्टू खेलने से इनकार कर दिया था, जिससे कि कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। और इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है, जो बालक होता है वो नादान होता है, उसको अमीरी और गरीबी नहीं दिखता है, जो कि अपमान सहन नहीं करता है। और जो बच्चा होता है वो अपमान सहन नहीं करता है, वो डायरेक्ट मार देगा। छोटा बच्चा को क्या पता कि क्या होगा नहीं होगा, वो डायरेक्ट अटैक कर देगा। साथ ही साथ जो छोटा बच्चा होता है बाबू, 5 साल 6 साल 10 साल का बच्चा होता है, उसको क्या पता कि अमीर क्या है गरीब क्या है। आप उसको मारिए वो भी आपको मार देगा। वही हाल था किसके बीच? मदन और कासू के बीच। वो मदन थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि वो अमीर है, और कासू थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि ये गरीब है। वो कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट ये उसको मारा तो वो उसको मारा। तो मदन जब मारा किसको? कासू को, तो कासू देखिए डर गया। हालांकि दो अमीर और गरीब की लड़ाई में अक्सर अमीर ही जीतते हैं, लेकिन फिर भी वहां से वो डर के भागा। कासू जो है कि वहां से ले दरबनिया घर की ओर भागा। क्यों? वो सोचा कि हमको और मार पड़ेगा और मारेगा, क्योंकि मार के तो ऑलरेडी उसका दांत से खून निकाल दिया था, इसलिए वो वहां से भागते हुए घर जाता है। तब जाके जो है कि उसके पिताजी मदन के पिताजी को काम से निकाल देते हैं। ठीक है, मैंने कहानी पढ़ा दिया, जाके पढ़िए। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक जरूर करें, तब ना मैं आप लोगों के लिए अगला अध्याय लाऊंगा। देखिए 9 नंबर का टोटल इसमें 12 है। ठीक है, 12 प्रश्न यहाँ देखिए है। 11 और 12 अगला अध्याय में है, तो पूरे देखिए। ठीक है, आगे है कि मदन और मदन और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल, ओह मदन, सॉरी देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, यहाँ महल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? महल। ठीक है, आप लोग लो। ठीक है, चलिए समझ लीजिए महल, आप लोग बुक में देख लीजिए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस चीज को आप भली भांति जान रहे हैं। अगर झोपड़ी वालों की गलती रहेगी भी तो भी महल वाले जीतेंगे, क्योंकि पैसा का दम बाबू, आप लोग जान ही रहे, पैसा पर कुछ भी होता है। अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी जो है कि कहानी से क्या उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा चीज लिखा गया है कि मदन फिर यहाँ मदन है, महल होता तो बार बार महल। ठीक है, यहाँ महल समझिए आप लोग। ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। ठीक है, गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा, जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। यानी कि अमीर व्यक्ति अगर जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा, गरीब को अपना नहीं मानेगा, तब तक जो है कि अमीर इंसान हारता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अमीर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अमीर के घर में जितना भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब के वजह से ही हो रहा है। अगर आप बहुत अमीर है तो आपके घर में जो बाई आती है वो एक गरीब होगी, आपके घर में जो ड्राइवर आता है वो एक गरीब होगा, आपके घर में जो साफ सफाई करने आता है वो एक गरीब ही होगा, और आप उसी गरीब का अपमान कीजिएगा तो आपको इज्जत कहाँ से मिलेगा। वही लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीर की सहायता करना बंद कर देगा, उसी दिन उसका पासा पलट जाएगा बच्चों। है ना, यहाँ अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, ये जो गरीब है अमीर का सहायता करना बंद कर दिया, उसका काम धाम करना बंद कर दिया, उस दिन तो समझिए उसका पासा पलट गया। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई रिच फैमिली है, उसके घर में जो भी मान लीजिए कोई गाड़ी साफ करने के लिए आता है, झाड़ू लगाने के लिए आता है, चौका चूल्हा करने आता है, तो वो एक गरीब है। अगर वही उस काम को छोड़ देगा, नहीं करेगा, तो बोलिए उसका क्या हालत होगा।
खुद छटपट करेगा दूसरा खोजने के लिए, लेकिन वो दूसरा भी अगर आएगा काम करने के लिए तो वो भी एक गरीब ही होगा जो उसके घर में आके काम करेगा। क्योंकि आपके अगर मान लीजिए अमीर के घर में अमीर कभी जाएगा उसके घर में छोटा-मोटा काम करने के लिए? कभी नहीं जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो समझिए इसको, परखिए ध्यान से और लिखिए, पूरे तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम में फोड़ देना है। ठीक है? बिरहेंस को नहीं, एग्ज़ाम में अच्छा लाना है मतलब मार्क्स। आइए आगे देखते हैं। नंबर का 10 क्या कहता है? रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लिया? बोलिए, देखिए रोज रोज जो पिताजी मदन को पीटा करते थे वही पिताजी आज अपने बेटे को गले से छाती से लगा लिया, क्यों? जबकि वो गलती भी करके आए हुए थे, कासू को पीटा भी था, फिर भी उसे गले से क्यों लगा लिया? तो देखिए इसका उत्तर है कि इसका उत्तर है मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना मारते थे। किसके हरकत को देखकर? मदन की हरकत को देखकर, क्योंकि मदन हमेशा बदमाशी कर देता था। ठीक है? हरकत को देखकर सेन साहब जो मालिक है, ठीक है, सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा क्या करते थे? हमेशा ताना मारते थे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुम्हारा बच्चा वैसा है। वह लाचार पिता मदन की ठीक है, वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता था। क्योंकि देखिए मालिक का कंप्लेन आएगा तो पिटाई तो बनता है, इसीलिए उसको रोज पिटाई करता था। गिरधर गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। गिरधर लाल ये भी जान रहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी उसे पीट पीट देता था। निर्दोष है और वो भीतर ही भीतर खूब रोता, अपने बेटे को पीट कर उसको थोड़ा अच्छा लगता होगा, इसीलिए वो अंदर ही अंदर खूब रोता। ठीक है? वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता। ठीक है? वह अपने ऊपर हो रहे अन्यायों का विरोध भी नहीं करता है मदन। लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया, जब वो मदन कासू का दो दांत तोड़ दिया, खून निकाल दिया मार के, तब उसका पिताजी को एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार है और स्वाभिमानी है। वह अपने पिता के अपमान का बदला बदला ले चुका है। ठीक है? तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई नो करके मदन को क्या क्या बच्चों अपने छाती से जो है कि लगाकर शाबाशी देने लगा। ठीक है? और बोलने लगा कि तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया बच्चों, बहुत अच्छा किया। ठीक है? ऐसे कौन बोल रहे हैं? उनके पिताजी बोलते हैं कि अपमान का बदला ले लिया। गिरधर एक गरीब व्यक्ति था। देखिए गिरधर कौन था? तो एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। गिरधर एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था। ठीक है? किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। ठीक है? कौन? गिरधर एक लाचार था, क्या कर भी क्या सकता था, मालिक के सामने क्या बोलेगा, इसीलिए वो लाचार हो गया था और अपना बेटा को ही पीटने लगता था। वह लाचार और बेबस बाप था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमानित होता रहता था, लेकिन उसका जो बेटा है मदन एक बार उसको मारता है और मार के मुंह से खून निकाल के उसका दांत तोड़ देता है। तो वो जो गिरधर लाल होते हैं अपने बेटे मदन को सीने से लगा के छाती से लगाकर शाबाश देते कि हाँ हाँ बेटा, ठीक तुमने उसे मारा और अपने पिताजी पर हो रहे अत्याचारों का बदला तूने ले ही लिया। जाए, ऐसा काम नहीं करना है मुझे, जिस काम को करने के लिए मुझे अपमान सहना पड़े, मेरे पुत्र को मारना पड़े, ऐसा काम मुझे नहीं करना है। ठीक है? और इस तरह वो काम भी छोड़ देता है। ठीक है? क्योंकि काम भी छोड़ देता है और अपना बदला लेकर अपने बेटे से फिर मिल जाता है और उसको काफी अच्छा लगता है। ठीक है? तो आइए इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, देखिए दो और प्रश्न है उसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग समझिए इसको, सबको नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों? मैं आप लोग के लिए इसी तरह पहले कहानी, ठीक है, फिर उसके प्रश्न उत्तर, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और एग्जाम टाइम में वीवीआई ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक वगैरह, मॉडल सेट सभी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे है कि आपके दृष्टि में, ठीक है बच्चों, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? नायक यानी हीरो, है ना बाबू? आप बताइए आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? ठीक है? तो वही याद है, मेरा तो अक्षय कुमार है बाबू। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? कहानी का नायक कौन है? नायक का मतलब होता है हीरो। यानी कि आपके नजर से जो ये जो है विष के दांत कहानी में असली हीरो कौन है? तर्कपूर्ण, यानी बहुत ही सोच के उत्तर दीजिए। यहाँ बोला है तर्कपूर्ण, यानी कि
कासू को बोलिएगा वो हीरो है ना, सोच के जवाब दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया कि हम लोगों की नज़र में कहानी का नायक मदन है, और मेरे अकॉर्डिंग भी बच्चों मदन ही होना चाहिए, मदन है। चूंकि लेखक का कहना है, किसका कहना है, लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है, जो बुराई का क्या करता है बच्चों, जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। और मदन इस पाठ में मदन ने क्या किया, कहानी का जो है कि अंत भी किया और उसका दांत भी तोड़ दिया और अपना पूरा बदला भी ले लिया बच्चों। वही है, जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक कहा जाता है। एक दिन, ठीक है, एक दिन की बात है जब मदन कुछ कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे, लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया गया तो वह दो चार गुस्सा, ठीक है, दो चार गुस्सा खोखा को जमा दिया। देखिए खोखा को क्या कर दिया, दो चार गुस्सा जमा दिया। उसके बाद मदन ने भी कासू के दो दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमान बालक था। अतः कहानी का नायक कौन है बच्चों, तो कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह अपने अपमान का बदला ले लिया। ठीक है, जिसके द्वारा वो बराबर अपमानित होता था, उसके पिताजी अपमानित होते थे। ठीक है, तो उसी का दांत तोड़कर उन्होंने बदला भी ले लिया। इसीलिए कहानी के अनुसार और लेखक नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार कहानी का असली नायक, नायक मतलब हीरो, नायिका मतलब हीरोइन। ठीक है, अगर नायिका रहता तो उसका मतलब होता है हीरोइन। तो कहानी का नायक है कौन, तो उसका जो है कि ये, ठीक है, कौन है, मदन है। भूलिएगा बिल्कुल नहीं बोलना है, नोट कीजिए, इसी तरह एग्जाम में लिखना है। मैं वादा करता हूँ कि अगर ये 2 नंबर में फंसे ना तो 2 नंबर मिलेगा, अगर 5 नंबर का फंसे तो 5 में 5 नंबर मिलेगा बाबू, याद रखिएगा। मैं आपको ग्रामर का टॉपिक भी करवाऊंगा। ठीक है, वीवीआई जो ग्रामर का टॉपिक एग्जाम में फंसता है, मैं वो सब ग्रामर का टॉपिक भी करवाऊंगा। तो कब, आप कब देख पाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तब ना। आइए देखिए 3 नंबर में है कि आरंभ से ही कहानीकार, आरंभ यानी जब स्टार्ट हुआ था, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण प्रस्तुत करे। बोल रहा है प्रमाण को प्रस्तुत करने। तो यहाँ है कि हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को भी ऐसे आराम दिया, उसे इंजीनियर बनाना चाहा। देखिए, उसे ऐसे आराम दिया, उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वे अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा। गुलामी की तरह कहाँ रखा, घर में रखा, तथा उसके शिक्षा के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। थी एक व्यंग ही तो है बच्चों। वही तो यहाँ लेखक कह रहा है कि आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। तो लेखक यही कह रहे हैं कि इस कहानी में जो सेन साहब है अपने बेटे को क्या करना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, उसको आराम से रखना चाहता है, लेकिन जो बेटी है उसको पूरा डिसिप्लिन में, पूरा जो है कि कोई नहीं, जितना जरूरी है उतना ही शिक्षा मिलेगा। ठीक है, हंसने की भी पूर्ण आजादी नहीं है, ज्यादा दौड़ धूप करने की भी पूर्ण आजादी नहीं है। तो ये एक व्यंग ही तो है। तो इस तरह बच्चों हम लोग का टोटल चैप्टर होता है समाप्त, साथ ही साथ इसका 13 के 13 प्रश्न उत्तर होते हैं समाप्त। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर आप इसी तरह का जो है कि वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को इसी तरह का मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द दूंगा, वीवीआई सब्जेक्टिव भी देने वाला हूँ। एग्जाम के टाइम में मैं आपको टोटल अध्याय से वीवीआई सब्जेक्टिव सिलेक्ट करके दूंगा, ताकि आप एक अच्छा मार्क्स ला सके एग्जाम में। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमको कॉल कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।